आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पौधों में जनन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए कुछ लर्निंग आउटकम को जान लेते हैं। आज का लर्निंग आउटकम कुछ इस प्रकार है। हम लैंगिक और अलैंगिक जनन में मुख्य अंतर एवं इसकी प्रविधियों के बारे में समझ सकेंगे। मुकुलन से नए जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, विखंडन से किस प्रकार भिन्न होता है उसे समझ पाएंगे। बीजाणु जनन कैसे होता है, रोन्स किसे कहते हैं इसे भी समझ पाएंगे। सूक्ष्म बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या समझ पाएंगे। भ्रूणकोश और भ्रूणकोश, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियोसाइट क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता होती है इसे भी समझ पाएंगे। सिंगल और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे बनता है इसे भी समझ पाएंगे। और निषेचन के परिणाम स्वरूप फूल में क्या क्या परिवर्तन होते हैं इसे भी समझ पाए। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पौधों में जनन चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न जो सीड होती है के द्वारा नन्हे नन्हे पौधों की उत्पत्ति जनन कहलाता है। और इस जनन में विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं, इसे एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो प्रजनन की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। प्रजनन पौधों की एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और सफलतापूर्वक अपनी जात के अस्तित्व को पृथ्वी पर बनाए रखने में सक्षम हो पाते हैं। पौधों में प्रजनन और लैंगिक दो प्रकार से होता है। आइए और लैंगिक प्रजनन को समझते हैं। जब संतति की उत्पत्ति बिना निषेचन हुए समसूत्री विभाजन द्वारा और एक ही जनक से होती है तो इसे हम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। महत्वपूर्ण चीज ये है, यहाँ पर दो जनक की जरूरत नहीं पड़ती है, अर्थात एक मेल और एक फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए कहीं संतत से एक ही जनक से आप देख पा रहे होंगे, नो गैमेट, कोई गैमेट नहीं बनता है, नो फ्यूजन, कोई फ्यूजन नहीं होता है, नो जाइगोट, किसी प्रकार की जाइगोट का निर्माण नहीं होता। नेक्स्ट है लैंगिक जनन। ठीक उसके अपोजिट जब संतति की उत्पत्ति नर और मादा युग्मकों के संलयन यानी सेचन से होती है तथा युग्मक और सूत्री विभाजन द्वारा दोनों जनक से बनते हैं, के बनते हो मियासिस सेल डिवीजन के द्वारा दोनों जनक से बनते हैं। इस प्रकार के प्रजनन से नई संतानों में विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं। आप देख पा रहे हो, दो गैमेट आपस में फ्यूज हो रहे हैं, जाइगोट का निर्माण हो रहा है और जाइगोट से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है और इंद्रियों से नए पौधे की उत्पत्ति। लैंगिक प्रजनन द्वारा प्रजनन उत्पन्न विभिन्नताएं नई प्रजातियों और जातियों की उत्पत्ति में सहायक है। लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं पौधे की द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं प्रकृति द्वारा सर्वोत्कृष्ट की प्राकृतिक चयन के काम आती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अकॉर्डिंग टू डार्विन थियरी, जब एवोल्यूशन होता है तो एवोल्यूशन में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी के अनुसार उसी जीव का विकास होता है, उसी की उत्पत्ति होती है जो प्रकृति में अपने आप को फिट रखता है, सर्वोत्कृष्ट रखता है।
नेक्स्ट है अलैंगिक प्रजनन की विधियां। अलैंगिक प्रजनन की निम्न विधियां होती हैं। नंबर 1, मुकुलन द्वारा बाई बडिंग, बीजाणु जनन द्वारा बाई स्पोरोजेनेसिस, खंडन द्वारा बाई फ्रेगमेंटेशन, विखंडन द्वारा बाई फिशन, कायिक प्रवर्धन यानी बाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इन विधियों द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। विखंडन दो प्रकार से होता है, एक द्विविखंडन जिसे बाइनरी फिशन कहते हैं, एक बहुविखंडन जिसे मल्टीपल फिशन कहते हैं। बाइनरी फिशन जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा जिसका केंद्र आसानी से विभाजित होकर के दो डॉटर अमीबी में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, इसे हम बाइनरी फिशन यानी द्विखंडन कहते हैं। मल्टीपल फिशन अलैंगिक जनन के फलस्वरूप बनने वाले पौधे जो होते हैं वो क्लोन्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें किसी प्रकार की आनुवंशिक विभिन्नताएं नहीं होती हैं, वे अपने जनक के समान होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्लोन्स कहते हैं। आइए मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन को समझते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीव जिसे हम कवक या यीस्ट कहते हैं में संपन्न होता है। कोशाद्रव्य का उभार बनता है जिसे हम मुकुल या बर्ड्स कहते हैं। आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे एक बर्ड से उभार बनता हुआ। कोशिका का केंद्र समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। एक केंद्र मुकुल में चला जाता है और एक मात्र कोशिका यानी मदर सेल में रह जाता है, और दोनों में क्रोमोसोम की संख्या बराबर होती है। मुकुल अपनी मात्र कोशिका से अलग होकर वृद्धि कर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। इस प्रकार से साधारण तरीके से बडिंग द्वारा एक सेल से दो सेल बन जाती है। नेक्स्ट है स्पोरोजेनेसिस, बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन। बीजाणु जनन अपुष्पी पादपों में होता है। ये अपुष्पी पादप सामान्यतः जिन्हें हम कवक या फफूंद कहते हैं, जो मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले जगहों पर या सड़े गले पेड़ पौधों या पत्तियों के ऊपर होते हैं और जाल के समान एक संरचना बनाते हैं जिन्हें हम माइसीलियम या कवक जाल कहते हैं। इन कवक जाल के ऊपर बीजाणु धानियां होती हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे एक फिलामेंटस संरचना जिसके ऊपर एक गुंबज की तरह संरचना दिखाई दे रही है जिसे हम बीजाणु धानियां कहते हैं। इन्हीं बीजाणु धानियों में समसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु बनते हैं, स्पोर बनते हैं, और ये बीजाणु धानी आफ्टर मैच्योरिटी सूखने पर फट जाती है और ये स्पोर जो होते हैं ये हवा के द्वारा फैल जाते हैं, चारों तरफ मुक्त हो जाते हैं और किसी भी उचित सतह पर जब गिरते हैं इन्हें उस प्रकार का अनुकूल वातावरण मिलता है, ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है, तो ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं और एक कवक से खरबों बीजाणु निकलते हैं और ढेर सारे माइसीलियम यानी कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो इस स्पोर द्वारा कवक जाल को जो बनने की प्रक्रिया है इसे हम पूरे स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। नेक्स्ट है द्विखंडन विभाजन, फ्रेगमेंटेशन। विखंडन द्वारा एक कोशिकीय जीवों में जनरली ये प्रक्रिया घटित होती है। सामान्यतया जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं, उनमें इस विधि द्वारा जनन होता है। इस विधि में एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। पहले कोशाद्रव्य विभाजित होता है, फिर केंद्र समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा दो भागों में बंट जाता है। इसके बाद धीरे धीरे बीच से सेल दबती है और एक से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है जिसे हम फ्रेगमेंटेशन या द्विखंडन विभाजन कहते हैं। आइए देखते हैं
पुष्पी पौधों में एंजियोस्पर्मिक प्लांट में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पौधों आवृतबीजी जिन्हें हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं में लैंगिक जनन पौधे के जनन भाग यानी पुष्प में संपन्न होता है। फ्लावर जिसे हम कहते हैं ये पुष्प का लैंगिक भाग होता है। आइए पुष्प की संरचना को समझते हैं। आप चित्र में एक पुष्प की संरचना देख पा रहे होंगे। पुष्प के सभी चक्र पुष्पासन जिसे हम थैलेमस कहते हैं पर लगे होते हैं। पुष्प के 4 चक्र होते हैं। सबसे बाहरी चक्र जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, जिसके एक भाग को सेपल कहते हैं जो हरे रंग का होता है, सबसे बाहरी भाग होता है। ये सामान्यतया प्रकाश संश्लेषण की भी प्रक्रिया संपन्न करता है। पुष्प को संरक्षण और पोषण दोनों कार्य करता है। नंबर 2 दूसरा चक्र होता है करोला, जिसके एक भाग को पेटल कहते हैं जो पिंक कलर का चित्र में दिखाई दे रहा है। यह पुष्प के पॉलिनेशन में मदद करता है। इस रंगीन कलर को देख करके इंसेक्ट पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं। इसके एक भाग को पेटल कहते हैं। पुष्प का दूसरा चक्र होता है। तीसरा है एंड्रोसियम जिसे नर जनन कहते हैं। आप एक फिलामेंट की तरह संरचना देख पा रहे होंगे, जिसके सबसे ऊपरी भाग को एंथर जहां से उस तंत्र से जुड़ा होता है उसे कनेक्टिव, और लंबी धागे की तरह संरचना को हम फिलामेंट कहते हैं। तो ये एंथर कनेक्टिव फिलामेंट एक स्टेमन की संरचना है जो संयुक्त रूप से मिलकर एंड्रोसियम का निर्माण करते हैं, जो पुष्प का नर भाग और तीसरा चक्र होता है। पुष्प का चौथा और अंतिम चक्र जिसे हम गाइनेसियम या पिस्टिल कहते हैं, जो मध्य में स्थित होती है। इसके भी 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसका सबसे ऊपरी भाग स्टिग्मा, मध्य भाग स्टाइल और निचला भाग ओवरी होता है, जिसके अंदर ओव्यूल या बीजांड पाए जाते हैं। आइए समझते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। नर जनन अंग में पराग कणों का बनना। ये पराग कण किस प्रकार बनते हैं? तो एंड्रोसियम के स्टेमन के एंथर में आप एंथर के सेक्शन को देख पा रहे होंगे, जो 4 चैम्बर वाली संरचना दिखाई देती है। उसमें पाई जाने वाली जो मदर सेल्स होती है, मात्र कोशिका, जिसे पीएमसी पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यानी मियासिस सेल डिवीजन के द्वारा 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं और इससे बनने वाली संरचना को माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। नेक्स्ट है मेल गैमेटोफाइट का बनना। अभी आपने देखा पॉलन ग्रेन्स का बनना। पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। और ये माइक्रोस्पोर आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वहां जर्मिनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। अंकुरित पराग कण जिसमें पराग नलिका बनती है, उसी पराग नलिका का जो प्रथम केंद्रक होता है, फर्स्ट केंद्रक, जिसे हम जनरेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, और द्वितीय जो बड़ा भाग होता है जिसे हम वेजिटेटिव सेल्स या वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ये जनरेटिव न्यूक्लियस जर्मिनेट करके स्टिग्मा से स्टाइल की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे एक ट्यूब की तरह संरचना बनाकर अंडाशय की तरफ अग्रसर होता है। और वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्रमशः विभाजित होकर के 2 मेल गैमीट यानी 2 नर युग्मक का निर्माण करता है। और ये दोनों नर युग्मक ट्यूब न्यूक्लियस के साथ धीरे धीरे जर्मिनेट होकर के एम्ब्रियो स्टैक के एग की तरफ पहुंचते हैं। तो माइक्रोस्पोर से
दो मेल न्यूक्लियस एक ट्यूब न्यूक्लियस की तरह की संरचना का निर्माण होना ही मेल गैमेटोफाइट का बनना कहलाता है, जिसे मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है मेगा स्पोरोजेनेसिस। आपने अभी मेगा स्पोरोजेनेसिस देखा, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, अब हम देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक उसी प्रकार से अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर, ओव्यूल में स्थित इम्ब्रियो सैक में मेगास्पोर मदर सेल जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n होती है से मेगास्पोर का निर्माण होना ही मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री कोश का विभाजन के फलस्वरूप 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 मेगास्पोर अक्रियाशील हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर क्रियाशील रहता है, जिसे हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है मेल गैमेटोफाइट। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, यानी मेगा गैमेटोजेनेसिस। इम्ब्रियो सैक के अंदर फंक्शनल मेगास्पोर से क्रमशः लगातार 3 बार समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा 8 केंद्र की संरचना का निर्माण होता है और अंत में इस 8 केंद्रक से 3 सिनर्जिड्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक और 2 उसकी सहायक सिनर्जिड्स, एक्सेसरी सेल्स जिसे कहते हैं, का निर्माण होना मेगा गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो इस प्रकार इस मेगा गैमेटोजेनेसिस के परिणाम स्वरूप मैच्योर इम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, जो 7 कोश की और 8 न्यूक्लिएट 8 केंद्र की होता है। आगे देखते हैं निषेचन, यानी आफ्टर मैच्योर माइक्रोस्पोर, मैच्योर मेगास्पोरेंजियम के बाद निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पुष्पी पौधों में निषेचन 2 बार होता है, इसलिए इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट यानी जो इम्ब्रियो सैक होता है, जिसे मैच्योर इम्ब्रियो सैक कहते हैं, में एक 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 एंटीपोडल और 2 सिनर्जिड पाए जाते हैं। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट में 2 मेल न्यूक्लियस और 1 जेनरेटिव न्यूक्लियस जर्मिनेट करके क्रमशः माइक्रोपाइल के थ्रू इम्ब्रियो सैक में प्रवेश करता है। उसमें उपस्थित 1 मेल न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई से मिलता है और 1 मेल न्यूक्लियस एग से मिलता है। पोलर न्यूक्लियाई से मिलने वाला जो न्यूक्लियस होता है वो इंडोस्पर्म पीईएन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी 3n की संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम भ्रूण कोश या इंडोस्पर्म कहते हैं। और 1 मेल न्यूक्लियस एक से मिलकर के जाइगोट का निर्माण करता है, जिससे इम्ब्रियो का निर्माण होता है। और अंत में इसी इम्ब्रियो से प्लूम्यूल और रेडिकल का निर्माण होता है, जो प्लूम्यूल से शूट सिस्टम और रेडिकल से रूट सिस्टम का निर्माण होकर के कंप्लीट पौधे की उत्पत्ति होती है। तो इस समस्त प्रक्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं, जिसके द्वारा इंडोस्पर्म और इम्ब्रियो का निर्माण होता है। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? तिहरा संलयन। अभी आपने देखा मैच्योर मेल गैमेटोफाइट जर्मिनेट करके जैसे ही इम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करती है माइक्रोपाइल के थ्रू, एक केंद्रक
पोलर न्यूक्लियाई यानी 2n न्यूक्लियस से मिलकर के इंडोस्पर्म का निर्माण करता है, जिसे हम प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, पेन, जिसे इंडोस्पर्म या भ्रूणकोश कहा जाता है, जो त्रिगुणित संरचना होती है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 3n होती है, और एक मेल न्यूक्लियस एग से मिलकर के इम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इम्ब्रियो सैक के अंदर 2 बार फ्यूजन होता है, और 2 फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन से एक तिहरी 3n न्यूक्लियस की संरचना बनती है, जिसे हम इंडोस्पर्म कहते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। आइए कुछ फ्लो चार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन देखते हैं, निषेचन का रेखा चित्र। आपने अभी देखा डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन की प्रक्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे जो मेल न्यूक्लियस फर्स्ट होता है वो अंडकोशा यानी एग से मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट यानी 2n का निर्माण होता है, और यही जाइगोट अंततः इम्ब्रियो का निर्माण करता है, जिससे प्लूम्यूल और रेडिकल निकलते हैं। तत्पश्चात प्लूम्यूल से पौधे का शूट सिस्टम और रेडिकल से रूट सिस्टम यानी जड़ तंत्र विकसित होता है। ट्रिपल फ्यूजन यानी सेकेंड मेल न्यूक्लियस इम्ब्रियो सैक के केंद्र में स्थित 2n यानी पोलर केंद्रक से मिलता है, जो PEN प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक यानी 3n संरचना बनाता है, जिसे हम भ्रूणकोश या इंडोस्पर्म कहते हैं। यही भ्रूणकोश आफ्टर जर्मिनेशन सीड को पोषण देने का कार्य करता है, इम्ब्रियो को पोषण देने का कार्य करता है। तो इस प्रकार 0n यानी सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन 2n यानी पूरी प्रक्रिया को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पुष्प में निषेचन के पश्चात कुछ परिवर्तन होते हैं, जिसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहते हैं। सामान्यतः पूछा जाता है कि पुष्प में निषेचन के पश्चात कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो आइए एक एक परिवर्तन को क्रमशः देखते हैं। जैसा कि हम लोग देखें कि पुष्प में 4 चक्र पाए गए। सबसे बाहरी चक्र जो वायदल होता है, प्राइमरी स्टेज में पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन अंत में यह मुरझाकर गिर जाता है। जो पुष्प का दूसरा चक्र होता है, जिसे हम दलपुंज के नाम से जानते हैं, ये भी आफ्टर पॉलिनेशन ये भी मुरझा करके गिर जाती है। जो पुष्प का तीसरा नर भाग होता है, जिसे एंड्रोसियम या पुकेसर कहते हैं, ये भी आफ्टर पॉलिनेशन गिर जाते हैं। और जो ओव्यूल अंडाशय के अंदर होता है, वो समस्त अंडाशय सहित वो फल में परिवर्तित हो जाता है, और उस अंडाशय के अंदर जो ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, वो बीज में परिवर्तित हो जाते हैं, और इम्ब्रियो से जुगनस जाइगोट से इम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र, जिसे हम PEN प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस के नाम से जानते थे, वो इंडोस्पर्म यानी भ्रूणकोश का निर्माण करता है, और यही भ्रूणकोश भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, जिससे क्रमशः जर्मिनेशन के फलस्वरूप एक नवीन पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से आज हम लोग देखें पौधों में जनन की विभिन्न प्रकार की विधियां और प्रविधियां, जिससे नवीन पौधों की उत्पत्ति होती है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।